नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बालापुत्र वीरेंद्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अंग्रेजी कुमार। तो जैसा कि आज के वीडियो के थंबनेल में आपने देखा, एक्टिव पैसिव के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और मैंने उसमें एक लाइन भी लिखी है कि एक्टिव पैसिव आपकी ज़िंदगी में ही मौजूद हैं अगर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उसमें ऐसे ही लिख दिया है और मैं बात कुछ और करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो लिखा है थंबनेल में उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत ग्रामर आपको आती होगी, चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होंगी। हालांकि मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ को अलग से समझा दूं और उसके बाद एक्टिव पैसिव को हम समझें ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, मुझे मालूम नहीं है। अभी मैं चीज़ों को बताना शुरू करूँगा तब हम लोग देखेंगे कि ये कितना हो सकता है। तो आराम से बैठिए। एक्टिव पैसिव आज आपको सीखना है, 100% सीखना है और ऐसा सीखना है कि ज़िंदगी में फिर आपको दोबारा उसे सीखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो लाइन लिखी है कि ज़िंदगी में एक्टिव पैसिव मौजूद हैं, क्या ऐसा वास्तव में है, क्या ऐसा सच में है? तो हाँ, ऐसा सच में होता है। दिक्कत कहाँ आती है, हमें कोई भी चीज़ दूर दिखाई पड़ती है। कोई भी चीज़ जो हम सीखना चाहते हैं हमें लगता है कि वो हमसे अलग है और मैं अलग हूँ। तो वो जो बीच में एक गैप है, वो गैप हमें चीज़ों को सीखने नहीं देता है और उस गैप की वजह से ही क्या होता है कि एक बार चीज़ हम सीख लें और कुछ समय बाद हम उसे भूल जाते हैं। हमें वो चीज़ फिर से सीखनी पड़ती है, फिर से सीख लेते हैं, फिर से कुछ दिनों बाद उसे भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो गैप है, मुझे नहीं पता कि आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। चीज़ों और हमारे बीच में जो एक डिस्टेंस महसूस होती है, वो डिस्टेंस ही हमें तकलीफ़ देती है। मेरा काम है कि मैं उस डिस्टेंस को कम करूं। एक्टिव पैसिव आप अपने से बाहर ना देखें। बाहर कहीं कुछ नहीं है, तुम में ही मौजूद है सब कुछ। अगर आप अपनी ज़िंदगी को ध्यान से देखेंगे तो एक्टिव पैसिव आपको दिखाई पड़ेंगे। अभी मैं धीरे धीरे जब आऊँगा तो आप खुद हैरान होंगे कि हाँ, ऐसा होता है। सुबह से शाम तक आप बहुत सारे एक्टिव पैसिव बोल रहे हैं। अब पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं कि एक्टिव पैसिव का मतलब क्या होगा। तो अब देखिए, तो ये जो शब्द है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव और एक आपका शब्द है आपका पैसिव। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आम भाषा में आप ये समझिए कि एक्टिव का मतलब है काम करने वाला, ठीक है, और पैसिव का मतलब है काम। जो काम हो रहा है उस काम पर अगर हम फोकस करते हैं तो वो बात पैसिव होगी। अब देखिए इसमें क्या अर्थ निकल गया। एक्टिव का मतलब काम करने वाला, यानी कि यहाँ फोकस किस पर है? कर्ता पर फोकस है हमारा, जो काम कर रहा है, जिसको आप क्या मान सकते हैं कि वो कोई व्यक्ति हो सकता है या वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है जो काम कर रही है। और काम पर फोकस क्या है कि यहाँ हम वर्क पर फोकस कर रहे हैं, जो काम हो रहा है, जो काम चल रहा है। तो दोनों में शाब्दिक अर्थ में ऐसा मान के चलिए कि एक्टिव हम उन बातों को कहते हैं जहाँ हम काम करने वाले पर ध्यान देते हैं और पैसिव हम उन बातों को कहते हैं जहाँ हमारा काम पर फोकस होता है बजाय इसके कि उसे कौन कर रहा है। अब आप देखिए, जैसे सुबह से शाम तक हम बोलते हैं, एक तो ये हुआ कि मैं आज मटर पनीर बना रहा हूँ, ये बात क्या हुई? एक्टिव हुई, क्योंकि इसमें मैं बनाने वाले पर फोकस हो गया। बनाने वाले से हमारी बात शुरू हुई कि मैं आज मटर पनीर बना रहा हूँ। इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि आज मटर पनीर बन रहा है। तो अब यहाँ मटर पनीर के बनने पर फोकस है, ना कि इस बात पर कि कौन बना रहा है, मैं बना रहा हूँ या कोई और बना रहा है या घर में कोई फैमिली मेम्बर बना रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। मटर पनीर के बनने पर ध्यान है। बाहर सड़क पर काम चल रहा है मान लो, तो हम कह रहे हैं कि मज़दूर काम कर रहे हैं, मज़दूर काम कर रहे हैं, तो वो बात क्या हो गई? एक्टिव हो गई, क्योंकि अब हमारी जो धारा है या हमारे सेंटेंस का जो एक फ्लो है वो काम करने वाले से स्टार्ट हो रहा है। काम करने वाले पर हमारा फोकस है कि मज़दूर काम कर रहे हैं या मज़दूर सड़क बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं कि सड़क बनाई जा रही है
या सड़क बन रही है, तो यहाँ सड़क के बनने पर फोकस है, ना कि कौन बना रहा है उस बात पर फोकस नहीं है। तो काम और करने वाले पर अगर आप इसमें फ़र्क समझ पा रहे हैं तो आप एक्टिव पैसिव को बहुत ईजिली समझ जाएंगे और जीवन में कभी आप उसको भूलेंगे नहीं। और भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे ये हुआ कि वीरेंद्र इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो ये बात एक्टिव हुई। वीरेंद्र कर्ता हो गया, काम करने वाला हो गया। एक ये हो सकता है कि आपने अपने किसी दोस्त से कहा कि हमारे बैच में इंग्लिश चल रही है या हमारे बैच में एक्टिव पैसिव पढ़ाए जा रहे हैं, तो यहाँ एक्टिव पैसिव के पढ़ाए जाने पर फोकस है, क्योंकि आपके दोस्त को शायद ये तो पता होगा कि आपको कौन पढ़ा रहा है, कर्ता पता होगा, लेकिन क्या पढ़ाया जा रहा है, एक्टिव पैसिव चल रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहे हैं, या कोई और ग्रामर का टॉपिक चल रहा है, तो वो ये पूछना चाह रहा है। तो आप जब उसे बता रहे होंगे तो वो बात पैसिव में होगी। या आपने कहा कि म्यूज़िक बज रहा है, अब कोई तो बजा रहा होगा म्यूज़िक, तो म्यूज़िक बजना क्या होगा, पैसिव वाली बात हो गई। या हम कह रहे हैं कि मंदिर पर प्रसाद बट रहा है, अब कोई तो बांट रहा होगा, लेकिन हमारा फोकस किस पर है, प्रसाद के बंटने पर। तो प्रसाद बंट रहा है, ये बात किस में हो गई, पैसिव। इसको अगर मैं ऐसे बोलूँ कि पंडित जी प्रसाद बांट रहे हैं, तो ये बात एक्टिव हो गई, क्योंकि इसमें कर्ता आ गया। हालांकि कर्ता उसमें भी होगा, पर हम उस पर फोकस नहीं देते हैं पैसिव में। यही फर्क होता है एक्टिव और पैसिव में। कर्ता पर फोकस है मतलब बात एक्टिव है, और अगर काम पर फोकस है तो बात पैसिव है। ये इसका अर्थ हुआ आपका शाब्दिक अर्थ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक तरफ आ जाता हूँ। तो ये हुआ आपका शाब्दिक अर्थ। अब देखिए, अब थोड़ी सी ग्रामर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आती होगी, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा। अब एक चीज़ होती है आपकी वर्ब, आपको इसके बारे में जानकारी होगी। वर्ब यानी कि काम करने की इंग्लिश, उसी को क्या बोल देते हैं, वर्ब बोल देते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरह से। तो पैसिव बनाने के लिए अगर मैं बनाना चाहता हूँ पैसिव, तो मुझे वर्ब की एक ही फॉर्म की ज़रूरत है, और वो है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं जितनी भी पैसिव आपको पढ़ाऊँगा या जितनी भी पैसिव होती हैं, मैंने तो घर से नहीं बनाई है, ग्रामर नहीं बनाई है भैया इंग्लिश की, तो उसमें हमेशा हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो एक चीज़ आपकी ये फिक्स हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ थी, वैसे तो ये पहली चीज़ तो हमने शाब्दिक अर्थ समझा था, तो ये नंबर 2 मान लीजिए, या आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। अब एक तीसरी चीज़ होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। ये भी आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे क्या क्या होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, इज होती है आपकी, एम होती है, आर है, वाज है, वर हो गया आपका, हैव है, हैज़ हो गया, हैड हो गया, विल है आपका, शैल है, कैन हो गया आपका, कुड है, उसके बाद मे मान लीजिए, एक हो गया आपका माइट, एक हो गया आपका मस्ट, और भी होती हैं, ये हो गई शुड, SHOULD। अगर आपको स्पेलिंग में दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा। और ये हो गया आपका वुड। तो इस तरह से ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स आपकी होती हैं, और इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करके ही हम लोग पैसिव बनाएंगे। तो आपको ये पता होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, और आपको हेल्पिंग वर्ब्स पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, अब देखिए कुछ चीज़ें ये भी आ जाता है कहीं कहीं, जिसको क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। हिंदी लिख देता हूँ, अगर दिक्कत है तो। प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या होता है, व्हाट माने होता है क्या। उसके बाद आता है वेयर, वेयर का मतलब हो जाता है आपका कहाँ। इसी तरह से आता है वाई, वाई का मतलब हो जाता है आपका क्यों। हु आ जाता है, हु का मतलब हो जाता है आपका कौन। इसी तरह से आता है आपका वैन, वैन का मतलब होता है कब। फिर आता है आपका हुज, हुज का मतलब होता है किसका। और आता है आपका होम, होम का मतलब होता है किसे।
आपका आ जाता है मान लीजिए हाउ। हाउ माने होता है कैसे। और होते हैं, मैं यहाँ को लिख देता हूँ ताकि आपको भी आसानी हो और मुझे भी। एक होता है आपका हाउ फार। हाउ फार माने होता है कितनी दूर। और एक होता है हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना। और एक होता है आपका हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। तो ये कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए पैसिव बनाने के लिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ये लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको आनी ही चाहिए ताकि जब हम इसके रूल्स वगैरह बनाएंगे या पैसिव पढ़ेंगे तो आसानी होगी चीज़ों को समझने में। अब देखिए, अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखिए कोई भी चीज़ करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला होता है, कोई ना कोई तरीका होता है, तो वैसे ही पैसिव है। अब पैसिव बनाने के लिए भी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी मैंने हेल्पिंग वर्ड्स वहाँ लिखी थी सभी के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो अब फॉर्मूले बनाने के लिए क्या एक नियम है उसको समझ लीजिए, जिसको मैं बोलता हूँ रूल्स मेकिंग। आप कैसे रूल्स बनाएं, कुछ याद नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं, कुछ भी याद नहीं करना है। लीजिए हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं, बस उसे फॉलो करिए। पैसिव के आप सारे रूल्स बना सकते हैं। अगर मान लीजिए वो कितनी होंगी, शायद 15-16 मान लीजिए अगर वो हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, तो एक एक हेल्पिंग वर्ब के 4-4 रूल बनेंगे। कैसे याद रखेंगे इतने सारे, तो कुछ याद नहीं रखना है, तरीका सीख लीजिए कैसे बनाते हैं रूल। इसलिए मैंने हेडिंग लिखा है रूल्स मेकिंग। देखिए रूल्स मेकिंग के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होता है सब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए होती है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद चाहिए होती है आपकी मेन वर्ब। अब थोड़ा सा और थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो नए होंगे, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी पिछली ग्रामर की कुछ वीडियो देख चुके हैं तो शायद उनको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, पर जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप अपनी आम जिंदगी में फोकस करें तो आप देखेंगे कि हम किसी भी बात को 4 ढंग से बोलते हैं और 4 ढंग से बोला जा सकता है। एक ढंग तो होता है उस बात को कहना, सीधे सीधे बात को कहना। एक होता है उस बात को मना करना, और एक होता है उस बात पर कंफर्मेशन लेना कि ऐसा है या नहीं है, और एक होता है उसी बात पर सवाल खड़ा करना। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी नाम ले लेते हैं, सुरेश, कि भाई सुरेश काम करता है। सिंपल बात कह रहे हैं, हम इसको ये बोल सकते हैं कि सुरेश काम नहीं करता है, यहाँ हम बात मना कर रहे हैं। कन्फर्मेशन ले सकते हैं कि क्या सुरेश काम करता है, ये कन्फर्मेशन हो गया। और सवाल पूछ सकते हैं कि सुरेश क्या काम करता है या कौन सा काम करता है। तो किसी एक बात को कहने के 4 ढंग होते हैं, ये फिक्स है। तो ऐसे ही कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर मैं लूँगा तो वो 4 ढंग से ही काम करेगी। एक तो हाँ में काम करेगी, दूसरा उसको हम मना करेंगे, तीसरा हम उस पर कन्फर्मेशन लेंगे, और चौथे में हम उस पर सवाल खड़ा करेंगे। अब देखिए, तो ये तो हो गया बात को सीधे तौर पर कहना। जब मना करेंगे, अब सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, काम करने वाले को ही कहते हैं सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आपका लग जाता है नोट, और उसके बाद आ जाती है मेन वर्ब। तीसरा रूल बनाने के लिए जब हम कन्फर्मेशन का रूल बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम शिफ्ट कर देते हैं शुरू में, तो ये आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आपका जो बचा उसको ऐसे लिख देते हैं सब्जेक्ट नोट। नोट को हम अंडरलाइन करते हैं क्योंकि कभी कभी नोट आएगा और कभी कभी नोट नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, क्या सुरेश काम करता है, ये भी इस तरह से, ये भी कन्फर्मेशन वाला सेंटेंस है। क्या सुरेश काम नहीं करता है, ये भी कन्फर्मेशन वाला सेंटेंस है, मगर इसमें मैंने क्या लगा दिया, नोट। तो नोट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है कन्फर्मेशन वाले में, इसलिए नोट को हम कर देते हैं अंडरलाइन ताकि आपको याद रहे। इसी तरह से जब मैं सवाल पूछूंगा तो सबसे पहले मुझे ज़रूरत होगी क्वेश्चन वर्ड की, उसके बाद ये तीसरा रूल का ऐसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया आपका नोट, और उसके बाद आपकी लग गई मेन वर्ब। बस यही है भैया जी इंग्लिश, और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको रूल्स मेकिंग पता है तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं सर। अब किसी भी हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं कितने भी रूल बना सकता हूँ। एक ही हेल्पिंग वर्ब के लिए 4 होंगे, 2 के लिए 8 हो जाएंगे, इस तरह से बहुत सारे रूल्स हम बना सकते हैं।
तो ये था आपका रूल्स मेकिंग। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब कोई सी भी लूँगा, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करूँगा, थर्ड फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए मैंने उसमें इज़ लिखा था, इज़ पहली हेल्पिंग वर्ब मैंने इज़ लिखी थी, तो अगर मैं इज़ के लिए बनाऊँ, इज़ के लिए रूल्स, किसके, पैसिव के रूल्स बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं इज़ के लिए रूल्स बना रहा हूँ पैसिव के लिए, तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या रख दूंगा, मैं इज़ रखूंगा, और प्लस मेन वर्ब। और मैंने अभी बताया पैसिव बनती है वर्ब की थर्ड फॉर्म से, तो ये लीजिए, ये लग गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बन गया आपका इज़ का पहला रूल बन गया बात को कहने के लिए। अभी आगे पढ़ेंगे इसकी क्या हिंदी होगी, वो सब आगे देखेंगे। इसका दूसरा रूल बनाने के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट इज़ के साथ में जोड़ दूंगा नोट और लगा दूंगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लीजिए। तीसरा रूल बनाने के लिए क्या करूंगा, इज़ को मैं शिफ्ट कर दूंगा शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट आपका ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, नोट को अंडरलाइन कर दूंगा, वर्ब की आ जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म। इसी तरह से अगर मैं चौथा रूल बनाना चाहूँगा तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद तीसरे रूल को मैं ऐसे का ऐसे ही लिख दूंगा। अगर आपने उसको ध्यान से समझा होगा तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ। ये लीजिए, ये बन गए इसके चार रूल। किसी भी हेल्पिंग वर्ब के चार रूल बनाना आसान होगा आपके लिए, बहुत इजी होगा, बहुत इजी होगा, बहुत इजी होगा। और देखिए, जैसे मान लीजिए, चलिए विल के लिए बना लेते हैं। विल के लिए मैं मालूम अगर मैं चार रूल बनाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ लिखा विल के लिए रूल्स, ठीक है सर। किसके रूल्स बना रहे हैं हम, पैसिव के रूल्स बना रहे हैं। तो लीजिए क्या बनेगा, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में क्या लगाऊंगा, विल लगा दूंगा। इसमें एक शब्द जुड़ेगा बी, ये कहाँ से आ रहा है बी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी खाली रूल्स मेकिंग पर ध्यान दिए। विल बी को आप एक मान लीजिए, प्लस मत लगाइए, चलिए थोड़ा सा आपके लिए आसानी होगी। विल बी, चलो प्लस लगाते हैं, वरना तो फिर नोट लगाने की दिक्कत होगी। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस पर ध्यान मत देना, ये बी कहाँ से आया है ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप खाली रूल्स मेकिंग पर फोकस करिए। दूसरा रूल बनाने के लिए विल के बाद क्या लगा दूंगा, सॉरी, सब्जेक्ट आया और यहाँ विल आया, विल के बाद लगा दूंगा मैं दूसरा रूल बनाने के लिए नोट। बाकी ये ऐसे का ऐसे ही आपका रहेगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको मैंने इसीलिए ऐसा किया है ताकि मैं इसको बाद में बताऊं, आप ये ध्यान रखें। तीसरा रूल में क्या करूंगा, विल को शुरू में शिफ्ट करूंगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, नोट को फिर से अंडरलाइन करूंगा, अगर ज़रूरत होगी तो नोट लगाऊंगा, वरना छोड़ दूंगा। और ये आ गया आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा रूल बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद तीसरा रूल ऐसे का ऐसे ही हम लिख सकते हैं, नोट, ये आ गया बी और ये आई वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं फिर से कह रहा हूँ, बी कहाँ से आ रहा है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है भैया जी। तो इस पर फोकस मत करना, रूल्स को समझने की कोशिश करना। ये लीजिए, तो इस तरह से हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब के लिए चार रूल आराम से हम बना पाएंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले लीजिए। एक लेक्चर में तो शायद चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, और हम लेक्चर कवर कर लेंगे और दो चार चीज़ें आपको बताते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो ये तो हुआ आपका रूल्स मेकिंग, ठीक है भैया जी, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब वो जो बी है वो कहाँ से आ रहा है, आइए उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हैं। अब देखिए, तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, आप ये मान के चलिए कि जैसे ये भी होती हैं, डू आता है आपका, डज आता है, डिड आता है, ठीक है भैया जी। इनके साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपका हैव आता है, हैज़ आता है और हैड आता है। इनके साथ आती है आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आपका आता है इज, एम, आर, वाज और वर। रहा रही के सेंस में, अगर रहा रही का सेंस होगा तो हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं आईएनजी। अब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब बची, विल बचा, शैल है आपका, कैन है, कुड है, मे है, ये आपको याद नहीं करनी है, धीरे धीरे यूज़ करते करते ये आपको याद हो ही जाएंगी।
उसके लिए अलग से परेशान होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं भैया जी, इनके साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि पैसिव बनती है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो अब पैसिव तो किसी भी सेंटेंस की बनेगी, चाहे वो रहा रही के सेंस में हो ना हो, कैसे भी हो, पैसिव जरूर बनेगी। अब आप ध्यान दीजिए, इनमें से किसी की भी पैसिव अगर मैं बनाना चाहता हूँ, अब देखिए इनके साथ तो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मैं कह रहा हूँ पैसिव बनती है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो मैं थर्ड फॉर्म कैसे लगा दूँ, क्योंकि इनके बाद तो आती है भैया जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसकी कंडीशन पूरी करने के लिए मैं इनके साथ एक शब्द जोड़ देता हूँ बी। जहाँ जहाँ फर्स्ट फॉर्म है वहाँ क्या लगा दूंगा, बी, बी ई बी, वो हो जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद मैं लगा देता हूँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही देखो, अगर इनके साथ पैसिव की अगर कोई कंडीशन बनेगी तो मैं क्या कर दूंगा, बी लगा दूंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही अब देखो, हैव हैज हैड के साथ तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आ रही है, लेकिन मुझे पैसिव बनाने के लिए भी क्या लगानी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म। तो मैं फिर से कोई ना कोई ऐसा शब्द जोड़ूंगा जिससे कि इसकी थर्ड की कंडीशन पूरी हो, ताकि मैं पैसिव की थर्ड फॉर्म लगा सकूं। अभी लगाएंगे हम। ऐसे ही इज एम आर बीइंग इज एम आर वाज वर्ब में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लग रही है आईएनजी, पर मुझे लानी होगी थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म लाने के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा जोड़ूंगा ताकि ये आईएनजी की कंडीशन पूरी हो और मेरी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सके। क्यों, क्योंकि पैसिव बनेगी आपकी थर्ड फॉर्म से, बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बनेगी। तो इनमें से ये तो एक्टिव का मसला आप समझिए कि एक्टिव में इस तरह से होता है। तो अगर पैसिव के लिए मैं इन सारी हेल्पिंग वर्ब के रूल अगर मैं लिखूं या अलग से अगर मैं लिखूं तो वो क्या होगा, वो ये होगा। देखिए, जैसे इज है आपका, एम है, आर है, वाज है और एक आपका होता है वर। इनके बाद क्या हो रहा है, देखिए इनके बाद हम देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लग रही है आईएनजी। तो मैं बी लिखूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह। बी माने होता है होना, क्या होना ये पता नहीं चलता है, तो बी में लगा दूंगा आईएनजी। तो ये क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। लीजिए, अब इस बीइंग लिखने से क्या हुआ, ये लग गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ गई आपकी आईएनजी। तो इसकी जो एक्टिव की कंडीशन थी वो पूरी हो गई और उसके बाद मैं लगा सकता हूँ मेन वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म। ये आपका रूल बन जाएगा पैसिव का। यानी कि जब भी मैं इस तरह की कोई पैसिव बनाऊंगा तो मैं एक शब्द ऐड करूंगा बीइंग। लेकिन कब, जब इसमें सेंस क्या होगा, रहा रही का सेंस होगा। अगर रहा रही का सेंस नहीं होगा तो मैं ये रूल नहीं बनाऊंगा। हो सकता है आप फिर सोचें, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इज का रूल बनाया था तो मैंने उसमें बीइंग नहीं लगाया था, मैंने उसमें क्या लिखा था, सब्जेक्ट इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी थी। क्यों, क्योंकि वहाँ रहा रही के सेंस का रूल वो नहीं था, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अब जैसे मान लीजिए ये है, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है, देखिए ये है तुम्हारा विल है, उसके बाद तुम्हारा शैल है, कैन हो गया आपका, कुड हो गया आपका, मे आ गया है, उसके बाद आ गया आपका माइट, उसके बाद आ गया आपका मस्ट और आ गया आपका शुड। अब आप देखिए ध्यान दीजिए, तो क्या होगा भैया जी, इन सब के साथ क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मुझे लानी होगी थर्ड फॉर्म। तो मैं फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या लिख दूंगा, बी लिख दूंगा और लगा दूंगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको बात क्लियर हो रही होगी कि जैसे ही मैंने विल के जैसे ही मैंने चार रूल बनाए पैसिव के लिए, तो मैंने क्या ऐड किया था उसमें बी। क्यों, क्योंकि इन वाली हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव बनाने के लिए चाहिए थर्ड फॉर्म। तो मैं फर्स्ट फॉर्म की कंडीशन पूरी करने के लिए बी जोड़ देता हूँ, जिससे फिर मैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकता हूँ। लीजिए, हो गया खेल। ऐसे ही अब आपका ये बचा, क्या बचा आपका, ये बचा हैव हैज हैड। अब इनके साथ आ रही है थर्ड फॉर्म ऑलरेडी, पर मुझे पैसिव वाली थर्ड फॉर्म लेके आनी है। तो मैं क्या करूँगा, कहाँ को लिखें, चलो यहीं को लिख देते हैं। ये आपका हैव हो गया, हैज़ हो गया और हैड हो गया। अब देखिए इनके बाद पहले से ही थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वो कंडीशन बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो मैं जब भी इनकी पैसिव बनाऊंगा तो मैं इनके साथ क्या ऐड करूंगा, बीन ऐड करूंगा और फिर उसके बाद लगा दूंगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लीजिए, बन गया आपके पैसिव के रूल। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये किसके लिए है, एक्टिव के लिए है। ये वाला, ये इतना पोर्शन आपका एक्टिव है, ये आपका क्या है, पैसिव है, और इतना पोर्शन जो है ये आपका, ये किसके लिए है आपका भैया जी,
ये एक्टिव के लिए तो बड़ा अजीबोगरीब सा डायग्राम बन गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भैया जी ले लीजिए। वैसे तो शानदार लग रहा है, ऐसी बात नहीं है डायग्राम। तो आज क्या क्या बताया मैंने आपको, एक्टिव और पैसिव का शाब्दिक अर्थ समझा दिया। आम जिंदगी में आप जितना फोकस करेंगे उतना अच्छा होगा। आप देखें कि आप घर में भी आपस में जब बातचीत कर रहे हैं, यार दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें कितनी सारी बातें एक्टिव हैं और कितनी सारी बातें पैसिव हैं। आप कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया, है ना, अब ये बात पैसिव में हो गई। देखिए एक्सीडेंट हो गया, किसी ने तो करा होगा, किसी की गलती से हुआ होगा, या आपने कहा देखो वहाँ गाय को मारा जा रहा है, तो गाय को मारा जा रहा है, कोई तो मार रहा होगा, लेकिन गाय के मारे जाने पर फोकस है, तो बात किस में हो गई, पैसिव में हो गई। ऐसे ही आपने कहा कि भाई बारात चढ़ाई जा रही है, तो बारात कोई तो चढ़ा रहा होगा, लेकिन बारात के चढ़ने पर फोकस है। या खाना बनाया जा रहा है, तो यहाँ ये सब सारी बातें किस में है, पैसिव में। जब आप काम पर फोकस कर रहे हैं तो पैसिव है, और जब आप करने वाले पर फोकस कर रहे हैं तो बात एक्टिव हो गई। शाब्दिक अर्थ समझाया। अब एक्टिव पैसिव सीखने के लिए, बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत होती है, वो मैंने आपको बताई। वर्ब की ज़रूरत होती है, वो मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन वर्ड की ज़रूरत होती है, वो आपको बता दिया। रूल्स मेकिंग कैसे होगा, वो आपको फंडा समझा दिया है। और एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब्स के साथ इस तरह की फॉर्म्स यूज़ होती हैं। लेकिन अगर हम पैसिव बनाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म की ही ज़रूरत पड़ती है। तो वो मैंने आपको ये समझा दिया। आज हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगले लेक्चर तक आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान लगाना, कोशिश करना। अगले लेक्चर में शायद ये बात पूरी हो जाएगी हमारी एक्टिव पैसिव। तो सभी को नमस्ते, जय हिंद।